ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है ना, यही समुद्र है, ये पानी है ये जो आपको दिख रहा है, ये पर्शियन गल्फ, पर्शियन किसको बोलते हैं? फारस की खाड़ी, ठीक है? और इधर देखोगे गल्फ ऑफ ओमान है, ये अरब सागर की तरफ चले गए आप। ये अब इतना बड़ा चित्र नहीं है, यहाँ पे पर्शियन सागर, ये उत्तर का हिस्सा है, ये दक्षिण का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा है, ये पूरब का हिस्सा है। इस तरफ आएंगे तो आपको भारत मिलेगा, इधर जाएंगे तो यूरोपीय देश उधर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे उत्तर का इलाका हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। अगर इसको इस फॉर्म में डिवाइड करके भी देखोगे, है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से कोई मान लो नाव आती है, इधर जाना है, यहीं पर वो रोक करके बैठा हुआ है वो। जब दो एक कोई जगह जो है, जैसे ये खाड़ी बोला जाता है, स्ट्रेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में जल मंडल, ठीक है ना? ये जो खाड़ी है हारमुज की, यह क्या कर रहा है, दो जमीनों को अलग कर रहा है। इधर देख रहे हो यूएई का ये हिस्सा यूएई है, ये हिस्सा ओमान का है, ठीक है ना? ये और यहीं पर जहाँ ये देख रहे हो ये दुबई है, जहाँ पर एयरबेस था, ये मार रहा है ईरान अपना। ये सब कहानी बताने के लिए देखेंगे आगे, बट अभी आप ये समझो कि अब यहाँ पे कतर है, जैसे ये है, आगे जाएंगे इराक, यहाँ पे सऊदी अरब है, ये सब है ना, तो ये सब तेल भेजेंगे तो यहाँ पे तेल रोक लेता है वो। सऊदी अरब तेल भेजेगा इधर, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों में 5 अच्छे देश का अगर नाम ले, जैसे चीन का नाम लीजिए, दक्षिण कोरिया है, भारत है, इन सब देशों को जो तेल जा रहा है वो यहाँ रोक ले रहा है। उस रोकने से क्या हो रहा है कि इनका बिजनेस ही ठप हो जाएगा। यूएई जो तेल भेजेगा, ये अबू धाबी देख रहे हैं कि नहीं कैसे भेजेगा, ये बड़े लाट साहब हैं। 10 कंट्री हैं, पहला है वेनेजुएला, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है ईरान, चौथा है कनाडा, पांचवा है इराक, यूएई वो रह गया, पांचवा यूएई नहीं, पांचवा इराक है, छठवां यूएई है, सातवां कुवैत है, अब ठीक हुआ, आठवां रूस है, नौवां लीबिया है जहां गद्दाफी था, और 10वां अमेरिका है। ये तेल रखने वाले सबसे ज्यादा देश, 303 अरब बैरल तेल वेनेजुएला के पास है, जो कुल तेल का दुनिया का 18% तेल होता है। यानी हर 5 लीटर में 1 लीटर तेल वेनेजुएला के पास है, जिस पर कब्जा अमेरिका का है। उसके दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब का जलवा किससे है, यूएई का जलवा किस, रेगिस्तान में इनके जलवे कहाँ से हैं, इनके जलवे हैं तेल बेचने से। तेल ये जाता है 80% जो तेल एशिया में जाता है इन्हीं लोगों का जाता है, और वो यहाँ पर ईरान खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है, तो इनका तेल जाने नहीं दे रहा है। और यहाँ से सबसे ज्यादा तेल अगर किसी के पास जाता है तो चीन के पास जाता है, और सबसे ज्यादा तेल कहाँ से जाता है चीन के पास, तो ईरान के से ही जाता है। सबसे बढ़िया तेल का खरीदार अगर किसी चाइना है तो वो ईरान से है, उससे सिद्ध बनती है। हम तो बंद कर देते हैं, कभी लेते हैं तो डर वर के मारे, कभी जैसे 2 मई 2019 हमने तेल ही नहीं लिया ईरान से, फिर रसिया से ऐसे से करते रहते हैं, है ना? अब यहाँ पर जो ये है, अब देखो ये कैसे बना हुआ है, एक प्रकार से ये क्या है, चोक पॉइंट है, इसको बोलते हैं चोक पॉइंट। चोक पॉइंट ये है कि समुद्र बहुत खुला नहीं है, ये 33 किलोमीटर इसकी मात्र चौड़ाई है, कहीं कहीं थोड़ा पानी में है, कम ज्यादा मिल सकता है, बट 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई समझ के चलिए। और यह ईरान है पूरा, और आपको पता होना, ये जितना पीला आप देख रहे हैं सब ईरान है। 3100 किलोमीटर उसका तट है समुद्र से, ईरान का, तो रगड़ के रखेगा ही। और यहाँ पर अभी भी पता चलता है कि इन सब में अंदर समुद्र में माइंस बिछा रखा है ना? हालांकि देखा जाए तो इस 33 किलोमीटर के इस जगह पे 12 नॉटिकल मील, आप समझते हैं कि नहीं, नॉटिकल मील समुद्र की पर ही एक प्रकार से ईरान काम कर सकता है। लेकिन ये तो लड़ाई है भाई, अमेरिका वैसे डोनाल्ड ट्रंप को जाके देखिए तो अपने देश में काम करो ना, यहाँ कहाँ चले जाते हो, ये तो लड़ाई है ना।
लड़ाई में तो यही होता है, जास्ती ही तो होती है लड़ाई में, जबरदस्ती ही तो होती है। अब इसमें जिससे इसका रिलेशन अच्छा है उसका जहाज चला जाएगा, जिससे चाइना का जहाज थोड़ी रोकेगा वो। अगर चाइना का जहाज जा रहा है, मान लो उसी के तेल है तो कोई बात ही नहीं, किसी और का भी जहाज आ रहा है चाइना से का है तो नहीं रोकेगा। कुछ हद तक इंडिया के बारे में भी यही राय रख सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ने क्या कहा कि जो दक्षिण कोरिया है, चाइना है, और भी जो देशों का आह्वान किया कि वो हारमुज पे जा मतलब अपना नौसेना भेजें, दबाव बनाएं। क्यों बनाएंगे दबाव? वो अपना काम करने के चक्कर में है ना। भाई चाइना की हमारा ईरान से सीधे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। चाइना की ईरान से किसी बात की दुश्मनी नहीं। दक्षिण कोरिया किस बात की दुश्मनी? क्यों जाएगा? दुश्मन तो आप पाले हैं। फ्रांस वगैरह को भी बोल रहा है, इटली को भी बोल रहा है, सबको बोल ही रहा है ना। कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। अब सब लोग अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। भारत का 40% तेल यहीं से आता है, पूरी दुनिया का 20% तेल यहाँ से जाता है, और एशिया का 80% तेल यहाँ से जाता है। तो एशियाई देश इफेक्टेड होंगे, लेकिन एशियाई देश इफेक्टेड होंगे, लेकिन सफर तो ये भी करेंगे ना, ये जो सोना चांदी की गाड़ी से चलते हैं, तेल कहाँ बेचेंगे? इनकी तेल की कंपनियों में जो बैरल बन रहा होगा वो गिर रहा होगा ना। तो ये मेन लफड़ा है, और ये झगड़े में अब वो सब लोग तो अपना अपना पॉइंट देखता ही है। तो ईरान ने अपना पॉइंट देखा। अब ये कितना करेक्ट है, कितना वो है, ये अलग बात है। और अमेरिका का क्या है? अमेरिका का दिक्कत क्या है? अमेरिका की दिक्कत यह है कि सब उसके ये सगे संबंधी हैं। इनका बाजार खराब हो रहा है तो उलाहना किसको देंगे? अमेरिका को। तुमने हम फंसा दिया हमको। उलाहना किसको जाएगा? सऊदी अरब में बेस पॉइंट है ना उसका, दुबई में है ना। क्यों मार रहा है? अभी दुबई में फिर मारा उसने। क्यों मार रहा है वो? अब इनको इसलिए मार रहा है कि तुम अमेरिका को यहाँ पाल के बैठे हुए हो। एक प्रकार से ये सिपल सलाहकार हो गए, उनके छोट भैये हो गए। तो इनका बिजनेस आर्थिक भी कर रहा है। एक तो तेल नहीं बेचने दे रहा है, जा नहीं रहा है। दूसरी चीज, इनका बिल्डिंग विल्डिंग भी तोड़ रहा है, एयरबेस भी तोड़ रहा है। तो ये बिना युद्ध के ही युद्ध में घसीटे गए हैं। युद्ध इजराइल और ईरान के साथ, अमेरिका के साथ है, लेकिन लपेटे में बाकी ये 8-9 देश भी हैं। इराक भी है, कुवैत भी है, ये आपका लेबनान भी है, ये सऊदी अरब भी है, यूएई भी है। अब भाग नहीं रहे वहां से दुबई छोड़ छोड़ के। वहाँ बिल्डिंग का रेट गिर गया, वहाँ कई चीजें तो बिगड़ गई ना। दुबई माल में थोड़ी ना इतना लोग घूमने जा रहे हैं। कोई जा रहा है दुबई का? फ्लाइट बंद, वहाँ एयरपोर्ट पे उसको तोड़ दे रहा है। तो यही सब तो ड्रॉबैक है कि हटो, मतलब अमेरिका से हटो, अपना काम करो। तुम काहे पिछलग्गू बन के हमारा नुकसान करते हो? अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा समझोगे, ये तो हमने थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए लिखा है इसमें। ईरान से अगर दूरी को देखा जाए ओमान की, तो 1230 से 1282 किलोमीटर दूर है ये। ईरान के पास 2500 किलोमीटर, समझे ना, की मिसाइलें हैं, जो 2500 किलोमीटर तक की दूरी पे कोई भी देश होगा उसको मार सकता है। हार्डली हार्डली। ईरान की यही मजबूरी है कि उसके पास कोई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो वाशिंगटन या न्यूयॉर्क पे छोड़ सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल होती है अमेरिका तक को छोड़ चुका होता। इसको मारना आसान है। ये 826 किलोमीटर पर है, इसको रगड़ना ठीक है। यूएई देखोगे तो ये 1200 से 1250 किलोमीटर दूर है, इसको मारना आसान है। तो इसके सब रडार में। इसराइल भी ऐसे ही है, 1500-1500 किलोमीटर की दूरी पर मार ही देता है उसको। इसलिए इन देशों की मुसीबत है। और अमेरिका अपने जमीन से ये सब चीज अगर करेगा तो एक नया खुराफात पैदा कर देगा। जब अमेरिका की एक लड़ाई क्या रहती है, अमेरिका कभी अपनी जमीन से लड़ाई नहीं लड़ता, अपनी जमीन को महफूज रखता है और दूसरों की जमीन को रौंदता है। एयरबेस कहाँ है? सऊदी अरब। तो सामान लाएगा पहले सऊदी अरब, फिर वहां से मारेगा। जापान पे जब बम गिराया था तो वहीं उत्तर कोरिया के बगल थोड़ी दूर पे जाएंगे तो वहीं तो उसका वो है जो द्वीप है जहां से परमाणु बम छोड़ा था। समझे ना? ये इतना समझ में तो डिटेल बताता हूँ आगे। हाँ, ठीक है।
ये सब चले जाएंगे। यहाँ फारस की खाड़ी, अब देखो ऐसा समझ सकते हो जैसे गल्फ ऑफ ओमान है, यानी कि जो ओमान की खाड़ी है और जो फारस की खाड़ी, इसको पर्शियन जो खाड़ी बोल रहे हैं गल्फ, इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इधर आओ, सी हो गई 160 किलोमीटर लंबाई है और 33 किलोमीटर, क्योंकि लंबाई का मतलब 160 का मतलब इधर तरफ देखेंगे जो पर्शियन है ना, जो ये पर्शियन है ये वाला इलाका, ये वाला और ये वाला के बीच में 160 किलोमीटर, बट इनके बीच में 33 किलोमीटर में 3-3 किलोमीटर के दो रास्ते हैं जहां से जहाज गुजरते हैं, समझिए ना। और अगर अब इसके इस मोटिव को देखेंगे तो जहाज से गुजरने के लिए सुरक्षित ये हो गया। कहाँ स्थित है जरूर, पारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर को जोड़ता है, ये जानकारी हो गई छोटी सी, ठीक है। आगे है किन देशों के बीच है हार्मुज जलमंडल, मुख्य रूप से आप देखेंगे उत्तर में ईरान जैसे, मतलब दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात है। ये जो इलाका देख रहे हैं, इधर वाला अगर देखेंगे आप, ये वाला है ना, ये तो यूएई है, ये वाला इलाका ओमान है और ये वाला इलाका ईरान है, और बीच में ये ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है और यहीं पे क्यों ये वाला इलाका हार्मुज, ये वाला ओमान की खाड़ी, ये वाला फारस की खाड़ी, ये ईरान है, ये यूएई है, ये ओमान है, यही बता रहा है। क्यों और कितना, दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में सबसे अहम चोक पॉइंट है। आप इसको दिमाग में रखो, ये थोड़ा चोक सा नहीं लगता है? हाँ, कहाँ सीधे जा रहे हैं आप ऐसे, है ना, जैसे ऐसे जाते समय आप कट के जाएं, चोक पॉइंट हो गया। इसलिए यहाँ की स्थिति असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, ठीक है। अब अगर इसको देखें कि कितना जहाज गुजरते हैं, तो रोजाना करीब करीब आप देखेंगे इसमें, है ना, तो करीब रोजाना औसतन आप देखेंगे तो 60 से कह रहा है 90 जहाज रोज गुजरते हैं, मतलब 60 तो गुजरते हैं, 90 भी जा सकते हैं, इतने गुजरते हैं। इनमें से कच्चे तेल क्रूड ऑयल के टैंकर हैं, एलएनजी आपने लिखा लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, ये 54% हमारे इंडिया का यहीं से आता है। 40% अगर क्रूड ऑयल आता है तो 54% यही वाला गैस आता है इंडिया से, और ये वाला 40% आता है। अन्य व्यापारिक जहाज भी शामिल है, मान लो कुछ और आना आ जा रहे हो वो भी ला सकते हैं। कितना तेल गुजरता है, लगभग 17 से 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहाँ से तेल निकलता है, और यानी दुनिया के कुल तेल के व्यापार का लगभग 20%, जो मैंने पहले जिक्र किया है। और अगर इसको देखेंगे यहाँ, इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट बनता है, और अगर इसको चोक पॉइंट को समझना हो तो वह सकरा रास्ता होता है जहाँ से बड़ी मात्रा में व्यापार, जहाज या संसाधन जैसे ये गैस वगैरह गुजरते हैं, ये वाला। अब अगर इसको हम थोड़ा हटा दें, आगे बढ़ें, इसमें आ जाते हैं। तेल किनका किनका है देख लो, ये किस किस देश का तेल गुजर रहा है यहाँ से, हाँ? क्यों, किसका गुजर रहा है तेल, हाँ? किसका तेल गुजर रहा है, बताया ना ये इसका। अगर इस इलाके का सबसे बड़ा अगर कोई तेल भेजने वाला देश है तो वो सऊदी अरब है, और दुनिया में ये दूसरे नंबर पे आता है। इराक की चर्चा किया, कुवैत की चर्चा किया, यूएई की, ईरान की, कतर की, है ना। तो देखिए 1 2 3 एलएनजी खास तौर से इसका रहता है, तो 1 2 3 4 5 6, अब यही देश तो वहीं थे अगल बगल, तो ये सब प्रभावित हैं, इनका बाजार गड़बड़ा रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो कहाँ जाता है तेल, भारत में आता है, चीन में, जापान में, दक्षिण कोरिया, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि चीन पहले नंबर पर है जहाँ तेल जाता है। और कुल मिलाकर लगभग 70 से 75% तेल एशिया को जाता है यहाँ से, कहीं कहीं 80% कम ज्यादा जैसे डिमांड हो, कहीं से कोई नहीं लिया तो इधर घट जाता होगा, बट इतना तेल तो कम से कम जाता ही है। हम्म, ठीक है, ये तेल जाने का हो गया इनका। इसके बाद है तो ये महत्वपूर्ण क्यों है,
अगर आप इसको इस फंडामेंटलिज्म से समझें कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो तेल की कीमतें तुरंत बढ़ती हैं, जैसी कि संभावना है कि 150 बैरल तक जा सकता है, $1 मतलब $150 प्रति बैरल भी तेल जा सकता है। ठीक है, और भारत जैसे देश की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का बताया ना लगभग 40% तेल, 54% एलएनजी आता है, तो है ना। इसलिए यह क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा, जियो पॉलिटिक्स का एक हॉट स्पॉट बना रहता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसी घटनाएं जब भी अवसर आता है ये करते हैं लोग। ईरान ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, पहले भी ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या है। हम्म, दुनिया में तेल और गैस की स्ट्रेटेजिक रिजर्व, रणनीतिक भंडार जिसको बोलते हैं, प्रमुख देशों के पास कितना तेल भंडार है। देश में जाएंगे तो अमेरिका मिलेगा, चाइना मिलेगा, जापान मिलेगा, भारत, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, कुल मिलाकर के अनुमानित अगर आप इस क्षमता को देखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कह लीजिए, तो 700 मिलियन बैरल दुनिया का सबसे ज्यादा है। किसके पास होता है, चाइना के पास होता है, ये अमेरिका के पास, फिर आप आएंगे चाइना के पास, फिर आएंगे जापान के पास, फिर आएंगे इंडिया के पास, फिर आएंगे कोरिया के। हालांकि इंडिया का कम है, नाम ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि कोरिया के पास ज्यादा है। फिर इधर देखेंगे तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व कम होने से तेल अगर आने में टाइम लग गया तो दिक्कत। जैसे आपके घर में सिलेंडर चल रहा हो और कोई सिलेंडर रिजर्व में नहीं है, तो सिलेंडर जब खत्म हो जाएगा तो आपके यहाँ क्राइसिस हो जाएंगे गैस के। ठीक वही चीज है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है ना। और भी है। भारत के लिए खास क्या है, भारत के लिए खास अगर समझना हो तो ऐसा समझिए कि हमारे पास जो होता है ये हम कहाँ भंडारण करते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में कर्नाटक में, पुडुर में कर्नाटक में। अभी फेज 2 पे काम चल रहा है, चंडी खोल है, पुदुर विस्तार, इसी पुदुर का विस्तार है चंडी खोल, जहाँ पे काम अभी चल रहा है स्ट्रेटेजिक रिजर्व को ज्यादा करने के लिए। यहाँ पर आएंगे तो ये कैपेसिटी लिखी हुई है, ये इसकी कैपेसिटी है, ये इसकी कैपेसिटी, ये इसकी कैपेसिटी। बाकी फेज 2 यहाँ पर मैंने बोला ये चल रहा है, ये चंडीखोल उड़ीसा में है और पुदुर एक कर्नाटक में, ये चल रहा है, जो आगे चल करके थोड़ा बढ़ सकता है। ये जो नक्शा देख रहे हैं ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व के क्षेत्र है। उत्तराखंड में नहीं है स्ट्रेटेजिक रिजर्व, यूपी में नहीं है। तेल आएगा जब समुद्र से, तो जहाँ समुद्री इलाके होंगे वहीं तो रिजर्व बनाएंगे ना, बाकी तो रिफाइनरी है कहीं कहीं मथुरा वगैरह में। ठीक है। हम्म अगर हम गैस की नेचुरल गैस स्ट्रेटजी इसमें देखें, तो जैसे हम उसमें देख रहे थे पेट्रोलियम में, वैसे गैस में देखें तो इस तो इसमें देखेंगे तो अमेरिका के पास जो है, अरे, तो अमेरिका का 8-9 ट्रिलियन देख ले, ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। क्यूबिक में तीनों तरफ से होता है, जैसे पानी नापते हैं क्यूबिक लीटर। रूस के पास बहुत बड़ा है, फिर यूक्रेन के पास देखिए, फिर अमेरिका, भारत के पास बहुत कम है। इतना लिख के काम चल गया है ना। जैसे आपको 2 सिलेंडर मिलता है एक नाम पे ना, तो कितना रहेगा हमारे पास स्टोरेज, नहीं। क्यों जरूरी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व, क्योंकि युद्ध जब होता है, जब संकट आएगा, है ना, जब युद्ध आएगा, संकट आएगा, सप्लाई की दिक्कत आएगी, तेल की कीमत बढ़ जाएगी, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत आती है, तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व काम आते हैं। इसलिए भारत के पास भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व ज़्यादा होगा तेल या गैस का, तो हम सामान्य दिनों में, सस्ते दिनों में, बेहतर दिनों में, है ना, आमदनी बढ़ गई उन दिनों में तेल का रिजर्व कर लेंगे, तो बाकी क्राइसिस के दिनों में, महीने 2 महीने, कितना दिन क्राइसिस रहेगा, ईरान और अमेरिका कितने दिन लड़ेंगे, कभी तो ऐसे अवसर आएंगे जब दोनों ढीले पड़ेंगे, कोई रास्ता निकलेगा, तब तक हम उस क्राइसिस में पड़ेंगे ही नहीं, और उसके बाद परिस्थितियां सामान्य होगी। तो हमारे यहाँ क्राइसिस नहीं आया, जाके देख लो चीन में क्राइसिस है, कुछ नहीं। हमारे यहाँ लाइनें लग रही हैं, हम तो नहीं सुने कि चीन में भी लाइन लग रही है। अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोल देंगे। दूसरी चीज है कि नियम पद्धति व्यवस्था होती है,
और उस नियम पद्धति व्यवस्था में क्या है कि अगर आपने उसका अनुकूलन उस ढंग से किया, जो उसका फैक्टर है कि भाई जो कंट्रीब्यूशन है वो सही रखिए। जैसे युद्ध है, संकट है, सप्लाई रुक गई, अभी सप्लाई कम हुई है ना, युद्ध भी है। युद्ध तो हम नहीं लड़ रहे हैं, बट क्राइसिस कह सकते हैं, इसको बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर आपने क्राइसिस मैनेजमेंट में निपुण है, क्राइसिस मैनेजमेंट में कैसे निपुणता आएगी, आप रखिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व। क्यों? और तेल की कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए क्यों जरूरी होता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व? आपने मान लिया हमारे पास 6 महीने का तेल है, अब इंटरनेशनल मार्केट में $150 प्रति बैरल हो गया, हमारे यहाँ तेल पेट्रोल पंप पे उसी रेट के मिलेंगे, क्योंकि हमने खरीद को तो उसी कीमत पे लाए हैं ना, अभी तो वही दे रहे हैं ना। और हमने 150 बैरल पर अगर तेल खरीद के लाएंगे तो हमारे तेल की कीमत में क्या रहेगी, स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी? कोरोना के टाइम में $20 एक का एक बैरल तेल मिल रहा था, लेकिन चाइना के पास अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व ज्यादा है तो वो सस्ता खरीद के भर लेगा। अब अगर $50 चला गया तो वो अपने $20 के हिसाब से भी तेल दे सकता है। एक हैबिट होती है ना, जैसे माना आपने गैस है, गैस का रेट ₹60 बढ़ा दिया आपने। कभी देखे होंगे इसके पहले की जो सरकारें आती थी वो ₹3-4 बढ़ाती थी। पेट्रोल का रेट वोट कभी रुपए 2 रुपए में नहीं बढ़ते थे, चवन्नी अठन्नी बढ़ते थे। इनके टाइम में 10-10 रुपए बढ़ते हैं लीटर। मनमोहन सिंह साहब के टाइम में रेट ऐसे नहीं बढ़ते थे कि 100 रुपए बढ़ गया, 200-200 रुपए बढ़ा देते थे, ऐसे नहीं बढ़ते थे, 10-20 रुपए। पेट्रोल का रेट अठन्नी बढ़ गया, 20 पैसा बढ़ गया, 25 पैसा बढ़ गया लीटर में, ऐसा बढ़ता था। इनके टाइम में तो ये रहता है कि जैसे 10 रुपए लीटर बढ़ जाए, 5 रुपए, ऐसे लग रहा है जैसे लूट पड़ी हुई है कहीं। अरे जनता आपकी है, उसका जेब क्यों बर्बाद कर रहे हो आप उसका विकल्प खोजो। जैसे आप अपने पिताजी से कहा, एक कहते हमको 2 लाख रुपए चाहिए, अरे यार अभी तक तो तुम 2,000 कभी मांगते, कोई 500 मांगते, 100, आज जाकर के तुमने 2 लाख मांग लिया। डकैती पड़ी हुई है, पैसा तुम्हारे ही बाप हैं, आराम से धीरे धीरे ले लो। समझे ना? तो ये होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है ना, उसको थोड़ा विकल्प, तो विकल्प जब सरकार, और एनर्जी सिक्योरिटी जो है, ऊर्जा क्या है, सुरक्षा का क्या है, आधार है। ऊर्जा बिना तो कुछ नहीं है चला। अभी गैस खत्म हो जाए, भूत उतर जाएंगे सबके। अभी खाना ना खाए हो, आपको शाम तक खाना ना मिले, तो जितने आदर्श हैं सब सड़क पे लौटने लगेंगे। 2 वक्त जो रोटी के लिए कहा जाता है उसमें बड़ी ताकत होती है। जो 2 वक्त की रोटी होती है ना, वो आपको महीनों वर्षों जो आदर्श सोचते हैं ना उसका जिंदा रखती है। तो ये तेल और ये जो गैस है ना, ये एनर्जी है। तो यही एनर्जी आपसे बाहर अभी खींच, अभी आपके एक्टिवा में तेल ना हो, कोचिंग आने का विचार खत्म हो जाएगा। हाँ, बाजार बड़े हुड़ जाते हैं, बाजार खरीदने, बाजार एक्टिवा जो तेल है उसकी वजह से जाते हैं। अभी आपके तेल पेट्रोल पंप पे मिलना बंद हो जाए, आपके 50 काम रुक जाएंगे। क्यों? मैंने तो वहां देखा आईआईटी बॉम्बे की कैंटीन का मेनू बदल गया। आईआईटी बॉम्बे में गैस का क्राइसिस तो वहां भी होगा ना, तो वो चीजें मेनू में है जो कम गैस में पकती, मेनू ही चेंज हो गया खाने पीने का। अब आप कहिए कि घर में राजमा पकाएंगे तो आपको बुद्धि खराब है, चना राजमा पकाएंगे? अब तो आलू उबालिए, हाँ, वो भी आलू पतला पतला काटो, जल्दी पके, मोटा भी ना हो कि गैस ज्यादा लगे। ठीक है, ये सब हैं भाई लोग, ये जो कुवैत है, कतर है, यूएई है, सऊदी है, इराक है, अजरबैजान है, यहाँ सब देख रहे हैं ना, ये सब यहीं घूम रहे हैं। लीबिया भी है, लीबिया जहाँ गद्दाफी था। और है, खाड़ी देशों में अमेरिका के एयरबेस कहाँ है? खाड़ी देशों में अमेरिका ने जहाँ जहाँ एयरबेस बनाया था, एक तो कतर का इलाका है, अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा ये जो था एयरबेस, इसको ध्वस्त किया उसने। बहरीन में जाएंगे, इसको ध्वस्त किया उसने। यहाँ पे देख लीजिए रेड कलर जो लिख बने हुए हैं, है ना,
ये उसके एयरबेस हैं। चलो यहीं से देख लो। आगे ये अमीरात है, ओमान है, ये सब उसके एयरबेस हैं, ये इसके विमान खड़े रहते हैं। ये आगे जाए कुवैत है, इराक है, ये सब कुछ तोड़ दिया उसने, ईरान ने सबको धीरे धीरे साफ कर दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता और होगा कुछ। और कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं मेंस के। वैश्विक व्यापार में समुद्री चोक पॉइंट की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हार्मुज जलडमरू मंडल वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यदि हार्मुज जलडमरू मंडल अवरुद्ध हो जाए तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा में पश्चिम एशिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखना हो तो देख सकते हैं, यहाँ पर है। एनालाइज द रोल ऑफ मैरीटाइम चोक पॉइंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड्स। ऐसे इसके 10 क्वेश्चन हैं, है ना। यूपीएससी मेंस टाइप के ये क्वेश्चन है, 150 शब्दों से लेकर के 200 शब्दों का। और अगर इस क्वेश्चन को इस रूप में देखें, एनालाइज करें, एक क्वेश्चन इसमें से ले लिया, एनालाइज द रोल ऑफ मैरीटाइम चोक पॉइंट्स इन द ग्लोबल ट्रेड्स। तो अगर आप इंट्रो लिख रहे हैं तो 2 लाइन में आपने ये इंट्रो लिख दिया इसका, 2-3 लाइन में। फिर आपने उसको तोड़ा कि सेंट्रल टू ग्लोबल ट्रेड, आपने नियरली 80% ग्लोबल ट्रेड इन द सी बॉर, स्टेट ऑफ हार्वेस्ट 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई, स्टेट ऑफ मलक्का, वाट एवर। आपने जो ये चीज अभी किया, यही चीज आप पढ़ रहे थे वहां पर। फिर आपने एनर्जी सिक्योरिटी थोड़ा सा हेडिंग बना के एलएनजी वगैरह की बात किया। फिर आप जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बता दिए। फिर रिस्क एंड उसके वॉलनरिटी जो है, जो उसके और भी ड्रॉबैक हैं, वो उसकी चर्चा कर लिया थोड़ा सा। हाँ, फिर यहाँ पर इसको आपने तोड़ दिया, फिर यहाँ एक कंक्लूजन दे दिया, ये आंसर पूरा हो गया। क्या समझे? ये फ्रेमिंग है ये उस क्वेश्चन की, समझे ना। ये जो है, ये जो पहला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में था, ये लिखा है ना आंसर फ्रेमिंग, 150 शब्दों में मान लो इसको लिखना है, तो हमने फ्रेम कर दिया। अब इसमें कुछ देशों के नाम लिख दीजिए, कहाँ से तेल जाते हैं, कहाँ क्या होते हैं, इसी हेडिंग्स के भीतर बना दीजिए। आंसर तैयार हो गया। लगे हाथ जैसे चर्चा चल रही है, आप अगर इसको घंटे भर मेहनत करके, 2 घंटे मेहनत करके घर में आप इसका आंसर तैयार करके फ्रेमिंग करके रख लीजिए, उसके बाद तब यूपीएससी में जाएंगे, तब ना तैयारी मानी जाएगी कि ये देखो, हार्मुज या डब्लू मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हुँ? क्यों? यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट में से एक है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट। एक ये है, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा इससे गुजरता है। अब कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, 3 सही है कि 2-3 सही है, केवल 1 सही है, 1-2-3 सही है। चेला बताओ ललित, कौन सा सही होगा इसमें से? हाँ, इसको कह रहे हो? इसको? ए को? क्यों? दिव्या? क्यों? आकांक्षा? फर्स्ट एंड 3 ना? अभी ना, अभी आपको जस्ट हमने गल्फ की खाड़ी, ओ सॉरी, पर्शियन और ओमान की खाड़ी के बीच में बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है ना। एक तरफ पर्शियन है, एक तरफ ओमान है, बीच में एक चोक पॉइंट बनता है। वो इलाका जो, हालांकि उसकी लंबाई ज़्यादा है, बट जो चौड़ाई है कम है, बट जो चोक पॉइंट जहाँ से ये ईरान मसला किया हुआ, हार्मुज खाड़ी बीच में है। अब आपको यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट में से एक है। जैसे ही आपने डायग्राम में गए, थोड़ा सा पढ़ा, आपको यह प्रश्न क्लिक कर गया, कर गया ना। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता, आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि यह भूमध्य सागर से लाल सागर को नहीं जोड़ता, ये पर्शियन की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ये आंसर नहीं हुआ दूसरा।
और तीसरा आपने देखा कि वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा है, तो आपने 2 हटा दिया, 1 3 आंसर हो गया। अब आप यूपीएससी में गए, आपने ए को टिक किया ये होता है कांसेप्ट और इंटेंसिव एनालिसिस पेपर का, जो आपके सामने अभी थोड़ी देर की कक्षा में पता चल गया। यही लापरवाही होती है जो सवाल नहीं आते हैं। तो पहले जाओगे जब वहाँ पूरे उसके ढाँचे को समझोगे, उसके बाद सवाल आने दो। अब ये सवाल सबके दिमाग में आया होगा, सबके। इसी तरीके से अलग-अलग विषयों का पोस्टमार्टम करना होता है।